आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। अभी तक की जितनी हमारी जो क्लास थी, जो हमने क्लास 4 लगाई थी, क्लास 4 के पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था जो इंडियन फिलोसफीज हैं। ठीक है, हमने आस्तिक और नास्तिक फिलोसफी दोनों डिस्कस की थी, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, और जितनी भी फिलोसफीज जो है जो इन स्कूल से बिलोंग करती हैं या जितने भी स्कूल जो है इन फिलोसफी से बिलोंग करते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए थे। एक बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो रहता था, वो मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से कवर करेंगे। और उसके अलावा हमने जो है पिछली क्लास है उसमें जो आजीविका सेक्ट है वो कवर कर लिया था। देन आजीविका और चारवाका सेक्ट ये उसमें आते हैं आपके नास्तिक फिलोसफी में, और आस्तिक फिलोसफी में आपके आते हैं संख्या, न्याय, विशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो ये हमने जो है अभी तक की क्लास में इतना कवर कर लिया था। तो मैंने रीजंस आपको बताए थे कि किस तरीके से जो ये जो आपका वैदिक पीरियड था उसकी वजह से ही आपका जैनिज्म और जो बुद्धिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, उसके अलावा वो जो रीजंस जो हैं वो जो या वो फैक्टर्स जो हैं वो आज की क्लास में भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि मैं जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो 2 क्वेश्चंस जो थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैंने देखे, जो आज की जो क्लास है ना, उन 2 क्वेश्चंस को आज की जो क्लास होगी, जितना भी हम आज की क्लास में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में कवर करेंगे, वो उन क्वेश्चंस को कवर नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको आज नहीं दूंगा। इस क्लास के बाद एक क्लास और होगी जिसमें आपको करवाया जाएगा। बेसिकली हम उस क्लास में मौर्यास जो है वो शुरू कर देंगे। उसी क्लास में हम अशोका के बारे में देखेंगे और अशोका ने किस तरीके से जो स्तूपास जो है उनको वो करवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो उस क्लास में वो देखा जाएगा। तो बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया था 2016 का क्वेश्चन है, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट व्हाइल डिपिक्टिंग folk motifs and narratives successfully expounded Buddhist ideals elucidate। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बुद्धिस्ट स्तूपास की बात की जा रही है। तो वो जो स्तूपास जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाए जाएंगे आपके अशोका के द्वारा। तो वो जो है जब हम अशोका कवर करेंगे तो उसके बाद जो है मैं आपको यही क्वेश्चन जो है दोबारा से लिखने के लिए दूंगा। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो लिखना है। उसके अलावा जो उसका दूसरा क्वेश्चन है वो है पाला आर्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो पाला डायनेस्टी आपकी आएगी ना, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India enumerate। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पाला पीरियड जो है उसके बारे में नहीं किया है। ठीक है, और पाला पीरियड के बारे में इतना जो है हमें जो नॉलेज है वो भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है लेकिन हमें बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा आपको तब तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और उसके बाद इस क्वेश्चन को जिसके बारे में आपको, अब जैसे पाला के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है तो पाला के बारे में नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया तो उसको आंसर किस तरीके से करना है वो भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आज की क्लास में फिलहाल बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में करेंगे। बुद्धिज्म कैसे एग्जिस्टेंस में आता है वो बताऊंगा मैं आपको, और क्यों एग्जिस्टेंस में आता है वो थोड़ा सा मैंने आपको कल की जो स्टार्टिंग की क्लास थी वो मैंने आपको बता दिया था, और थोड़ा सा उसको इलेबोरेटिवली आज दोबारा से बताऊंगा और उसको जो है हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भी जो है जब कई बार क्या होते हैं जो आपके ये क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार 5-6 पार्ट्स में आते हैं। जैसे ये वाला जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया ये एक ही पार्ट में थे। ठीक है, इसमें इतनी सारी बातें जो है वो नहीं कही गई थी या नहीं पूछी गई थी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धिज्म जो है उसको ट्रेस करो कि किस तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, अब जो एग्जिस्टेंस में आता है तो उसमें उसके आपके जो है फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आके अपने जिनीत पे जाके जब अपना वो डिक्लाइन करता है इंडिया में, तो उसके पीछे कौन कौन से रीजंस रहे हैं और किस तरीके से वो करता है उसको एलुसिडेट करो या उसको इनमरेट करो। ठीक है, तो वो चीजें जो है उसके लिए आपको ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज भी मान लो किसी भी चीज को स्टडी करना हो तो उसका जो है एक प्रोसीजर होता है कि हाँ जो शुरू से एंड तक जब आपको चीजों के बारे में पता होता है तो उन चीजों को लर्न करना भी इजी हो जाता है, दूसरा वो समझ भी इजीली आती है। ठीक है, तो फैक्टर्स जो हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के मेनली फैक्टर्स क्या थे कि उस टाइम पे वैदिक रिचुअल्स जो थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने कौन सा पीरियड किया था, वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में वेदास थे। ठीक है, 4 वेदास थे। कोई रिचुअल्स की बात करता है, कोई मंत्रास की बात करता है, कोई जो है ब्लैक मैजिक की बात करता है, देन जो है कोई प्रोसीजर की बात करता है। ठीक है, तो वो सारे वेदास जो है उसमें घूम
फिर के चीज जो आ रही थी वो रिचुअल्स पे आ रही थी, ठीक है। आज की अगर मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखो, मान लो कोई इंसान जो है वो शादी करवाने ही चाह रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले रिचुअल्स कहां से शुरू हो जाते हैं? रिचुअल शुरू हो जाते हैं सबसे पहले सगाई से, ठीक है। सगाई एक तरीके का रिचुअल होता है, पहले सगाई होती है, देन उसके बाद जो भी होते हैं वो बैंगल सेरेमनी होगी, और जो भी आते हैं जिनकी शादी हुई है उनको पता होगा। जब शादी भी करते हो तो वहां पे भी कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, फिर वो मिलनी होती है, मिलनी करवाओ, देन और भी बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आ जाती है रिचुअल्स में। तो ये जो थे, कोई भी काम होता था तो ये जो थे ब्राह्मणास जो थे वो आ जाते थे रिचुअल्स के लिए, ठीक है। मतलब रिचुअल्स को इतना ज्यादा आपके कल्चर के अंदर उसको इतना ज्यादा वो किया हुआ था कि इतनी ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई थी कि वो रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस बनाने का रीजन क्या था? क्योंकि अब जब रिचुअल करने आते थे ब्राह्मण्स, ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ दान में देना पड़ता था, वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो अब दूसरा उसके अलावा जो रिचुअल्स थे उनको क्योंकि वो वेदों में लिखे हुए थे तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे। अब संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे तो जिस तरीके से ब्राह्मण कहता था उसी तरीके से उसको परफॉर्म करना पड़ता था, ठीक है। जिस तरीके से ब्राह्मण ने कह दिया कि ऐसा आपको करना है तो वैसा ही आपको करना पड़ता था, ठीक है। तो उन सब चीजों से तंग आके, वैदिक रिचुअल से तंग आके, उसके अलावा सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब मान लो कोई किसान है, ठीक है, अब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी, तो जो कि अभी एग्रेरियन इकोनॉमी ही है इंडिया की। उस टाइम पे क्या होता था कि सैक्रिफाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा दिए जाते थे। अब सैक्रिफाइस आप किस चीज को किया करते थे, ठीक है, वहां पे बलि का कंसेप्ट हुआ करता था, वो मैंने आपको बताया था। अब सैक्रिफाइस जो है कभी भी हमेशा उस चीज का किया जाता है जो चीज आपको बहुत ज्यादा प्यारी हो, ठीक है। तो उस टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी थी, तो आपको जो है एज ए सैक्रिफाइस आपको या तो अपना जो वो होता था, आपके जो ग्रेन्स होते थे या आपका अन्न होता था उसको सैक्रिफाइस करते थे, या फिर जो आपके मैंने आपको बताया था कि जो काऊ थी वो आपकी वो होती थी इकोनॉमी की एज ए उसको करेंसी जो है वो माना जाता था, ठीक है। तो जिसके पास जितनी काउज हुआ करती थी उसको उतना ज्यादा प्रॉस्पर माना जाता था या उतना ज्यादा उसको अमीर माना जाता था। अब जो है सैक्रिफाइस की जब बात आती थी तो वेरियस एनिमल्स जो है उनके सैक्रिफाइस जो है उनकी जो बात जो है वो की जाती थी। अब जब जो है मान लो कोई किसान है, ठीक है, तो उसके पास एक ऑक्स है, ठीक है, अब उसी को अगर वो सैक्रिफाइस कर देगा तो वो जो है अपनी जो किसानी जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि इसने हल जोतना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों, इन सब चीजों से तंग आके ये हर छोटी छोटी बात पे जब ये रिचुअल्स लेके आ जाते थे, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो उसको मुंडन करवाना, ये रिचुअल हो गया, और बहुत से रिचुअल्स जो है, ये तो सिर्फ वो रिचुअल्स जो है, ये जो मैं आज के रिचुअल्स जो है जो बच गए हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज इससे अलावा भी बहुत से रिचुअल्स होते थे, ये वाले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आप रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज उसके अलावा जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, जैसे वो अब नहीं होता लेकिन तब हुआ करता था, उसी की तरह राजसूय यज्ञ हो गया जो अब नहीं होता पहले हुआ करता था, ठीक है। ऐसे बहुत से रिचुअल्स जो हैं जो पहले परफॉर्म किए जाते थे, ये सिर्फ वो रिचुअल्स हैं जो लाइमलाइट में आ गए, ठीक है, हाईलाइट हो गए। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे रिचुअल्स रहे होंगे जो जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, ठीक है। उन सब रिचुअल से तंग आके इन्होंने जो है ये आपका ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, क्योंकि वो इन सब रिचुअल्स के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। वो जो है आपके जो वेदास होंगे उनको क्वेश्चन करेगा कि अगर इस वेदा में इस रिचुअल की बात की हुई है तो इस रिचुअल की हमें इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है। मान लो आपको कह दिया जाता है कि आप ये पर्टिकुलर रिचुअल परफॉर्म करो, ठीक है। हम एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपको रिचुअल कह दिया गया कि एक पर्टिकुलर यज्ञ आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर यज्ञ परफॉर्म कब करना है? जब आप शादी करवाने वाले होते हो, ठीक है। और मान लो उस यज्ञ का टोटल खर्चा आ जाता है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं 20,000 आ जाता है, ठीक है, 20K, ठीक है। अब ब्राह्मण आएगा, वो आपको कहेगा कि देखो इसका टोटल खर्चा है वो 20,000 है, ठीक है, और शादी करवाने से पहले ये यज्ञ जो है ये परफॉर्म करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वेदास में लिखा है, ठीक है। उसके अलावा अब क्योंकि ये यज्ञ परफॉर्म करने का ये तो खर्चा है, ठीक है, उसके अलावा मैं अपनी फीस भी लूंगा, ठीक है, 5,000 या 10,000 मैं अपनी फीस लूंगा, ठीक है। तो उसको कितने का पड़ गया ये वो पड़ गया मान लो 25 से 30,000 तक का, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कहा गया कि अगर आपकी अब शादी तभी होगी अगर आप ये यज्ञ परफॉर्म करोगे, ठीक है। मान लो बीच में कोई मेरे जैसा पागल इंसान उठा तो उसने बोला कि अगर ये यज्ञ परफॉर्म नहीं करते तब क्या होगा, ठीक है। तो इसने बोल दिया, ब्राह्मण ने बोल दिया
कि अगर नहीं परफॉर्म करोगे तो जो आपकी जो मैरिज होगी वो हैप्पीली मैरिड लाइफ जो है आप नहीं जी पाओगे, तो या फिर आपका डाइवोर्स हो जाएगा या दोनों में से एक जने की डेथ हो जाएगी। ठीक है, हमने बोला ये कहां पे लिखा है, पंडित ने बोला वेदास में लिखा है। ठीक है, हमने बोला कहां पे लिखा है, उसने बोला ये देखो ये मंत्र है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ये मंत्र है और इसका जो एग्जैक्ट जो क्या कहते हैं उसको डिकोडिंग है मंत्र की, वो यही कहती है कि अगर ये यज्ञ जो है परफॉर्म नहीं किया जाता तो उस इंसान की शादी के बाद दिक्कतें आएंगी, डाइवोर्स हो जाएगा, दोनों में से एक की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या कहते हैं इस वजह से क्या हुआ, मान लो किसी ने फिर उस इंसान ने क्या किया, वो यज्ञ परफॉर्म कर लिया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी 25-30 हजार उसने यज्ञ में लगाया, उसके बावजूद भी उसकी वो हो गई, डाइवोर्स हो गया। ठीक है, अब इन सब बातों के वजह से ये जो लोग थे वो कह रहे थे इसी पंडित ने तो बोला था या इसी ब्राह्मण ने तो बोला था कि ये यज्ञ परफॉर्म करोगे तो शादी में मतलब डाइवोर्स जो है वो नहीं होगा, हमारी शादी जो है जो दाम्पत्य जीवन जो है वो बेहतर बीतेगा, लेकिन उसके ऐसे कहने के बावजूद भी ये डाइवोर्स हो रहे हैं या शादियां टूट रही हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो रिचुअल जो है ये ऐसे ही कहे जा रहे हैं, एज सच ये जो रिचुअल्स हैं इनके अगेंस्ट जो है कुछ लोग खड़े होना शुरू हो गए, जैसे कि ये आपके बुद्ध आएंगे, ये इनको क्वेश्चन करेंगे कि हाँ ऐसी बात जो है ये कहाँ लिखी गई है, हमें बताओ। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे रिचुअल जो है धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आना बंद कर जाएंगे और जो आपका जो वैदिक कल्चर है वो साइडलाइन हो जाएगा और जो हिंदुइज्म और ये ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म जो है वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी आपका जो हिंदुइज्म है, अभी सिर्फ जो बात मैं कर रहा हूं अभी तक सिर्फ वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूं, हिंदुइज्म अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। जब धीरे धीरे आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है अब इनमें भी कुछ कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज यूज की जाती थी संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, अब वो हर किसी के समझ में नहीं आती थी। अब मान लो इंडिया है, इंडिया में एक जो अलग अलग जगह है वहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती थी, जैसे पाली लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। उसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज जो होती है जो आपकी ये लिखी गई है ना, बुद्धिज्म का जितना भी टेक्स्ट लिखा गया वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया और जो आपका जैनिज्म का जो टेक्स्ट लिखा गया वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि प्राकृत लैंग्वेज में सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना वो प्राकृत लैंग्वेज में आती हैं और उनमें से एक रीजनल लैंग्वेज जो है वो पाली है। ठीक है, तो अगर कभी आपको डिफरेंस समझ में ना आए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि प्राकृत जो है सारी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे पंजाब की रीजनल लैंग्वेज पंजाबी है, राजस्थान की रीजनल लैंग्वेज राजस्थानी होगी। ठीक है, देन यूपी की जो आपकी यहाँ पे बिहार में भोजपुरी आपकी लैंग्वेज। ठीक है, तो वैसे ही वो सारी रीजनल लैंग्वेजेस है, अगर उन सारी लैंग्वेजेस को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो बन जाएगी आपकी प्राकृत लैंग्वेज। और वैसे ही उस टाइम पे किसी एक रीजन में पाली लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। ठीक है, तो ये पाली लैंग्वेज में आपका जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो लिखा गया है और जो प्राकृत लैंग्वेज है उसमें आपका ये जो जैनिज्म का जो टेक्स्ट है वो प्राकृत अलग अलग प्राकृत लैंग्वेजेस जो है उनमें लिखा गया, तो उसको कंबाइन करके हम कह देते हैं कि वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। अब लैंग्वेज जो वो है यहाँ पे बैरियर बनती थी। ठीक है, अब ये जो वेदास थे ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे और जैसा ब्राह्मण कहता था वैसा मानना पड़ता था, जैसी वो एक्सप्लेनेशन देता था हमें मानना पड़ता था। जब इसकी बात आई बुद्धिस्ट टेक्स्ट और ये जो आपका जैनिज्म वाला टेक्स्ट है इसकी बात आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लैंग्वेज लोगों को समझ में आती थी उस लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। ठीक है, इस वजह से भी जैनिज्म जो है जो इसका ये होगा, ये वेदास को जो है साइडलाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि इनकी लैंग्वेज लोगों की समझ में आ रही है। ठीक है, और जब लोगों की समझ में आ रही है तो लोग जो है तर्क करेंगे, उसके ऊपर तर्क करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ जो ये बात कह रहे हैं ये सही बात कह रहे हैं। ठीक है, लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे लिखा है तो चलो ठीक बात कह रहे होंगे। दूसरा, जो इन चीजों को लिखने वाले होंगे उनके पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि बिना लॉजिक की कोई भी बात कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका जो जैनिज्म जो होगा, जैनिज्म और जो बुद्धिज्म होगा वो उसमें आता रहेगा, हाईलाइट में आता रहेगा और ज्यादा लोग जो है इसकी तरफ बढ़ते रहेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ। ठीक है, लेकिन बाद में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन होने के कुछ रीजंस होते हैं। रीजन यही है कि ये धीरे धीरे क्या होगा कि जो इसको उसके अलावा इसको जो राजा वगैरह उनकी पैट्रनेज मिलेगी, उसकी पैट्रनेज मिलने के भी अलग रीजंस थे। एक रीजन ये था कि जो भी टैक्स दिया जाता था उसमें जो क्षत्रिय और जो बाकी जो कास्ट थी
उन सबको टैक्स देना पड़ता था, और जो ब्राह्मण्स जो थे ये टैक्स से इनको एग्जम्पशन मिली हुई थी, ठीक है। एक ये टैक्स नहीं देते थे, उसके अलावा इनको और भी बहुत सी सुविधाएं जो है ब्राह्मण्स को मिलती थी, और उसके अलावा ये जो वेदास वगैरह हैं यहाँ से ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे, ठीक है, रिचुअल्स वगैरह करके वहां से पैसा कमाते थे। उसके अलावा क्या होता था कि हाँ, जो राजा आपका बनता था वो भी क्षत्रिय होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो क्षत्रिय होंगे, अब ये एक क्षत्रिय दूसरी क्षत्रिय की जो प्रॉब्लम होगी उसको समझेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ये जो ब्राह्मण जो है इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, और जो क्षत्रिय जो होंगे वो पावर में आ जाएंगे। जब क्षत्रिय पावर में आएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो है ये बुद्धिज्म वगैरह जो है उसको अपना लेंगे। जैसे अशोका है, उसने बुद्धिज्म अपनाया। अशोका के बुद्धिज्म अपनाने के बाद वो जो क्या करेगा कि नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है उसको अपना लेगा। अब नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपनाएगा तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि आपको जो है हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। हिंसा नहीं करनी है तो उसके वजह से क्या होगा कि जब भी फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे आप उनको जो है उनके ऊपर अटैक नहीं करोगे, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो है जो भी डायनेस्टी जो है बुद्धिज्म या जैनिज्म को अपनाएगी उसका जो है खात्मा हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगी वो डायनेस्टी, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका पुष्यमित्र शुंगा आएगा वो बहुत ज्यादा मतलब वो कट्टर हिंदू होगा, ठीक है। तो वो हिंदुइज्म को वो आगे जाके प्रमोट करेगा, ठीक है। यहां से आपका जो हिंदुइज्म है वो एग्जिस्टेंस में आएगा, और वो इसको जो है लास्ट जो मौर्य होगा उसको मार देगा। आपका अजात शत्रु नहीं, सॉरी, पुष्यमित्र शुंगा जो है वो जो लास्ट मौर्य है उसको मार देगा, और जो है आपका जो हिंदुइज्म है वो रिवाइव हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से एक और फॉरेन इन्वेडर आएगा, कनिष्का आएगा, देन आपका जो हर्षवर्धन है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, वो दोबारा से हिंदुइज्म को फिर से वो दबाएंगे, और जो है बुद्धिज्म जो है वो आपका दोबारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। लेकिन होगा क्या, अब जब ये जो आए थे जो आपका पुष्यमित्र शुंगा जो आया था, जब उसने हिंदुइज्म रिवाइव किया तो उसने साथ ही में संस्कृत को दोबारा से रिवाइव कर दिया, ठीक है, जो कि आपकी पाली लैंग्वेज जो है वो ज्यादा बोली जाती थी। जब पुष्यमित्र शुंगा आएगा तो वो संस्कृत को रिवाइव कर देगा, ठीक है। वो कट्टर हिंदू था, उसने संस्कृत को रिवाइव किया, तो जो आपकी जो टेक्स्ट है उस टाइम पे वो संस्कृत वगैरह में लिखे जाएंगे, ठीक है। संस्कृत में लिखे जाएंगे तो अब जो है आपकी चलन की जो भाषा आ जाएगी वो संस्कृत आ जाएगी। अब जो फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कनिष्का हो गया या दूसरे हो गए, जहां हर्षवर्धन हो गया, जब ये एग्जिस्टेंस में आएंगे या जब ये भारत को जीतेंगे तब इनके टाइम पे संस्कृत चल रही होगी, ठीक है। लेकिन ये बाद में जाके क्या कर लेंगे, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे चल संस्कृत रही थी। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे जाएंगे ना वो भी संस्कृत में लिखे जाएंगे, अब वो फिर लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे जो है जो आपका बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से खत्म हो जाएगा, और वो जो बाकी देश जो है वहां पे वो प्रॉस्पर करना शुरू कर देगा। तो ये जो थी सारी बुद्धिज्म की स्टोरी थी कि किस तरीके से शुरू हुआ, किन रीजंस की वजह से शुरू हुआ और किन रीजंस की वजह से खत्म हो गया। उसके अलावा विमेन जो है वो बहुत बड़ा कारण रहती है यहाँ पे। अब क्या होगा कि यहीं पे इसी पीरियड पे वापस आ जाओ, पाली और ये वाले प्राकृत पीरियड पे जब बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो विमेन जो है उनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी, उनको शूद्रास के बराबर जो है उनके बराबर का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब जब विमेन की कंडीशन खराब है तो विमेन जब देखेंगे कि जो ये है बुद्धिज्म जो है या जैनिज्म जो है वहां पे विमेन को जो है अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वहां पे किसी भी तरीके का कास्टिज्म नहीं है जैनिज्म और बुद्धिज्म में, तो वो लोग जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आप मॉडर्न एग्जांपल्स भी बहुत सारे देख सकते हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वो खुद को अपने जो लास्ट के दिन है वो खुद को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं बुद्धिज्म रिलीजन, मतलब अपना रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म जो है उसको चुन लेते हैं। ऐसे और बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब वहां पे किसी भी तरीके का कास्टिज्म नहीं था। तो और उसके अलावा भी जो काफी सारे जो आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं या आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं या यूपीएससी जो एस्पिरेंट नहीं सॉरी जो ऑफिसर्स होते हैं यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, वो भी अपना रिलीजन है। जनरली देखा गया है कि मेरे नोन में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जो अपना रिलीजन है वो बुद्धिज्म को अपना लिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वापस अपने इसी पे जो क्लास हमारी चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विमेन जो है उनकी कंडीशन जो है वो सही हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा कि जो विमेन जो है वो यहाँ पे बुद्धिज्म और इसकी तरफ जैनिज्म की तरफ वो आना शुरू कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे इसके डिक्लाइन वही जो है इसके डिक्लाइन का भी रीजन बनेगा, ठीक है। जो रीजंस
इसके वेदिज्म के डिक्लाइन के बने थे वही रीजंस आगे जाके बुद्धिज्म के डिक्लाइन के बन जाएंगे, ठीक है। जैसे जो आपकी संस्कृत जो है दोबारा रिवाइव करवा दी जाएगी, बुद्धिज्म में ही रिवाइव करवा दी जाएगी। उसके अलावा बुद्धिज्म जो है वो आइडियल पूजा जो है आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट था शुरू से ही, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जो बुद्धा जो है उसकी मूर्तियां बनानी शुरू हो जाएंगी और लोग जो है दोबारा से आइडियल वर्शिप जो है वो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जिस वजह से ये जो बुद्धिज्म जो है क्या कहते हैं ये वेदास को जो है साइडलाइन करके ऊपर आया था, उसी वजह से बुद्धिज्म जो है वेदास दोबारा से उसका डिक्लाइन हो जाएगा। उसके अलावा जो विमेन जो है जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था वो जो है जो आपके जो वो होंगे मतलब उनको जो है ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा लस्ट का, ठीक है। तो उस वजह से भी ये जो है डिक्लाइन के वन ऑफ द रीजन ये भी बनेगा, ठीक है। लिखो अब इसके बारे में बुद्धिज्म और जैनिज्म, अपना टॉपिक स्टार्ट करो। अब लिखो इसके बारे में थोड़ा सा, हेडिंग डालो बुद्धिज्म डालो, पहले बुद्धिज्म कवर करते हैं। लिखो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ for the emergence of new religions during 500 BC to 700 BC, ठीक है। 500 BC to 700 BC। देखो पहला पॉइंट, वैदिक rituals and strong belief in mantras नेक्स्ट लिखो rigidity of caste and subordination of women। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि वैदिक रिचुअल्स और स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मंत्रास, ठीक है, वो पॉइंट समझ में आ गया होगा। रिजिडिटी ऑफ कास्ट समझाता हूं आपको, सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन तो आपको पता है, ठीक है, कि वो समझा चुका अभी पॉइंट में हमने डिस्कस किया, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ कास्ट का मतलब ये होता था कि जो वेदास जो है ना उन्होंने बोला था कि जो ये आत्मा होती है ये अमर होती है, ठीक है, सोल, ठीक है, ये अमर है और इमोर्टल है, ठीक है, मतलब ये मर नहीं सकती। एक पॉइंट, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। उसके अलावा इन्होंने ये बोल दिया था, जो आपके वेदास जो थे वो ये कहते थे कि ये जो है ना आपकी सोल है, ठीक है, ये इमॉर्टल है, ठीक है। तो अगर आप एक बार जो है ब्राह्मण पैदा हो गए हो, BRAHMAN, अगर एक बार आप ब्राह्मण पैदा हो गए हो तो आपकी जो सोल है वो ब्राह्मण है, ठीक है। अब अगले जन्म में भी आप ब्राह्मण ही होगे, ठीक है। उसके अलावा एक बार ब्राह्मण पैदा हो गए हो तो आपको क्या है, वो जो आपको सिखाया गया है वही आपको रिपीट करना है, ठीक है। मतलब अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी वही बातें सिखानी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो है कोई शूद्र पैदा हो गया तो वो हमेशा शूद्र ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है लेटर वैदिक पीरियड में ऐसी बातें जो है वो आ गई थी। लेकिन जो आपका जो स्टार्टिंग वाला जो वैदिक पीरियड था या अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ऐसी बातें नहीं थी। उसमें डिसाइड इस बात पे हुआ करता था कि कौन जो है कौन सा प्रोफेशन जो है वो अपनाता है। अगर कोई पढ़ लिख जाता है तो वो ब्राह्मण वाला ऑक्यूपेशन जो है वो अपना सकता है और वो ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई जो है फिजिकल मेहनत करके, ठीक है, अपनी जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको इस तरीके का बना लेता है कि वो जो है फाइटिंग करने के काबिल हो जाता है तो वो जो है क्षत्रिय बन सकता है, वो जो है राजा के लिए फाइट कर सकता है तो वो जो है क्षत्रिय बन जाता था। अब ये जरूरी नहीं था कि क्षत्रिय का बेटा जो है वो क्षत्रिय ही हो। क्षत्रिय का बेटा जो था वो ब्राह्मण भी हो सकता था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते जो कंडीशंस जो है वो खराब हो गई तो लेटर वैदिक पीरियड के बाद ही आपका ये आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है, ठीक है। तो यही बात थी रिजिडिटी ऑफ कास्ट की, कि जो आपकी जो एक बार कास्ट बन गई है, जिस कास्ट में पैदा हो गए हो वही कास्ट आपकी रहेगी, आपके बच्चों की भी कास्ट वही होगी। उसके अलावा जिस कास्ट में पैदा हो गए हो तो अगले जन्म भी, अगर आप पिछले जन्म में ब्राह्मण थे अगले जन्म में भी ब्राह्मण हो गए, ठीक है। तो ये थी आपकी रिजिडिटी ऑफ कास्ट। नेक्स्ट लिखो डिफिकल्ट वैदिक लैंग्वेज। डिफिकल्ट वैदिक लैंग्वेज,
जब भी आंसर लिखना होता है इतना सारा एक्सप्लेन नहीं करना होता, ठीक है। जो जो मैं लिखवा रहा हूं ना, जब आंसर राइट करना है तो वहां पे ये जो मैं लिखवाया वही बताना है, ठीक है। जो मैंने बताया है वो आपकी समझ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिफिकल्ट वैदिक लैंग्वेज, की वैदिक लैंग्वेज जो थी वो डिफिकल्ट थी, ठीक है। ब्रैकेट में चाहे संस्कृत लिख लो, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका जो एग्जामिनर है वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ उसको पता है कि जो वैदिक लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, इसी वजह से ये फैक्टर्स जो थे ऊपर, क्योंकि हेडिंग हमने क्या दी है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ न्यू रिलीजन, ठीक है। तो इसमें ये सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो लोग जो थे पाली लैंग्वेज यूज किया करते थे, पाली पाठ है प्राकृत का और जो है प्राकृत इजी थी, ठीक है। वो सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं होती, मेन चीज लिखनी होती है डिफिकल्ट वैदिक लैंग्वेज, आपका जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा। नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स, सैक्रिफाइसिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, सैक्रिफाइसिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस, for religious purposes was not favored by farmers. अब थोड़ा सा ना डिफरेंस समझ लो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में, ठीक है। बेसिक चीजें जो है इनकी सेम रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस इनमें। जो बुद्धिज्म है ना वो साफ साफ कहता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जबकि जो जैनिज्म है ना वो इतना मानता है कि भगवान जो है एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो कभी भी कहीं पे भी उन्होंने स्पेशली सच मेंशन नहीं किया कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उनकी जो टीचिंग्स है उसके थ्रू प्रूफ होता है कि हाँ भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो कहीं पे भी ऐसा कहते हुए नजर नहीं आते कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो दोनों में इतना डिफरेंस है। बुद्धिज्म जो है वो डायरेक्टली कहता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। जबकि जैनिज्म जो है वो अपनी टीचिंग्स में कहता है कि हाँ एक चीज है, एक सुपरनेचुरल चीज जो है या सुपरनेचुरल पावर एक एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कहीं पे भी ये नहीं कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कहीं पे ये भी नहीं कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। बुद्धिज्म साफ साफ कहते हैं कि भगवान ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो है, जो बुद्धिज्म जो है वो कहता है कि जो सोल है ना वो मॉर्टल है। सोल मॉर्टल का मतलब ये है कि आपने एक बार जन्म ले लिया, ठीक है, एक बार जन्म ले लिया तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी जो सोल है ना वो मॉर्टल है, ठीक है। जो ये आपका जो वैदिक पीरियड था ये क्या कह रहा था कि सोल जो है क्योंकि मॉर्टल है तो एक बार आप ब्राह्मण पैदा हो गए तो अगले जन्म में भी आप ब्राह्मणी पैदा हो गए, ठीक है। अगर जो है वैदिक रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म नहीं करोगे या जो आपकी जो कास्ट है उसको जो करने को कहा गया है वो अगर आप नहीं करोगे तो जो अगला जन्म जो है वो आपको कठिनाइयों भरा होगा, या फिर जो अगले जन्म में आपको गाय बना दिया जाएगा, या ऐसी चीजें जो है वो ये जो है लेटर वैदिक पीरियड या वेदास जो है ऐसी बातें वो कहते थे, ठीक है। तो ये कहता है आपका ये बुद्धिज्म कहता है कि सोल इज मॉर्टल, और जो जैनिज्म जो है वो कहता है कि जो सोल है वो इमॉर्टल है। उसके अलावा ये जो है बुद्धिज्म जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करता है, और जो जैनिज्म जो है वो भी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करता है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का बात ये है कि जो मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है, कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ये होता है कि जब सोल जो है भगवान के साथ मिल जाती है, ठीक है, टेक्निकली होता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म के अकॉर्डिंग ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब ये है कि जब आप जो है अपनी डिजायर पे जो है काबू पालोगे या अपनी डिजायर जो है आप खत्म कर दोगे तो जो आपकी सोल है वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या कहीं पे वो ट्रांसमाइग्रेट कर देगी कि वो जो है बार बार दुनिया में जो लोग जो पैदा हो रहे हैं बार बार मरने के बाद दोबारा पैदा हो रहे हैं, तो वो जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा डिफरेंस बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। अब जो आपका मेन टॉपिक शुरू होता है बुद्धिज्म, इसके ऊपर आपसे प्री और मेंस में जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और जनरली ट्रेंड जो प्री में जो ट्रेंड रहता है वो ये रहता है कि एक साल आपसे बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगले साल आपसे जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके अलावा जो स्टेट पीसीएस जो होते हैं वो बुद्धिज्म में जो मेन जो बातें हैं मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा आपको बुद्धिज्म, ठीक है। जो मतलब बुद्धा के फादर कौन है, बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जो बात जो है वो पूछ ली जाएगी कि उनके घोड़े का नाम क्या था, उनके सारथी का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा बुद्धा जो है कहाँ कहाँ पे विजिट किए थे, इस तरीके के क्वेश्चन जो है मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जबकि जो यूपीएससी है वो पूछती है क्वेश्चंस इनकी टीचिंग्स के ऊपर, ठीक है, या फिर यहाँ पे बहुत से संस्कृत वर्ड्स जो है वो आज वो आएंगे, ठीक है। तो उन संस्कृत वर्ड्स जो है वो कहीं से भी संस्कृत वर्ड उठाते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, बुद्धिज्म के साथ है, वैदिक पीरियड के साथ है, लेटर वैदिक पीरियड के साथ है, जैनिज्म के साथ है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो
अब जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, और जो मेंस वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है वो बता दिए। जैसे ही वो कवर करेंगे तो वो क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से लिखवा दूंगा, आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं और उसके बाद उनके आंसर किस तरीके से देने हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन एक बार आप जो है खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो आज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास जो है हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो लिखो बुद्धिज्म, मेन हेडिंग डालो बुद्धिज्म, लिखो उसमें बुद्धिज्म फिलॉसफी वॉज डेवलप्ड बाय गौतम बुद्धा हु वॉज born in देखो एक जगह पे ना मेरे नोट्स में एक जगह पे आपको मिलेगा 566 BC, एक जगह पे मिलेगा 567 BC, ठीक है। तो दोनों जो चीजें हैं अलग अलग सोर्सेज से लिखी हुई हैं। जो मेरा व्हाइट पेज है वो लिखा हुआ है मैंने आर्य शर्मा की जो रेफरेंस बुक आती है उससे लिखा हुआ है, और जो ये वाला जो है ये क्या कहते हैं, ये आई थिंक अरिहंत से लिखा हुआ होगा या कहीं और किसी और सोर्स से लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है मेन चीज पता होनी चाहिए कि 550 के आसपास BC के आसपास उनका जन्म होता है। एग्जैक्ट जो है डेट कहीं पे भी जो है वो मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट ईयर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे 566 है, कहीं पे 567 है, दोनों लिखने हैं दोनों लिख लो, दोनों में से कोई एक लिखना है कोई एक लिख लो, ठीक है। तो ही वाज बोर्न इन 566 BC इन शाक्या, SHAKYA, शाक्या क्षत्रिय ट्राइब, शाक्या क्षत्रिय ट्राइब, SHAKYA शाक्या, देन क्षत्रिय KSHATRIYA क्षत्रिय ट्राइब इन लुम्बिनी कॉमा कपिलवस्तु नेपाल। लुम्बिनी एक जगह है, कपिलवस्तु के पास पड़ती है, देश कौन सा पड़ता है, नेपाल। देखो उनके फादर का नाम, फादर शुद्धोदना, SUDDHODHANA शुद्धोदना। साथ ब्रैकेट में लिख लो किंग ऑफ कपिलवस्तु। मदर का नाम लिखो महामाया। इनकी जो है जल्दी डेथ हो जाती है, तो जो उनको जो रेस किया जाता है वो रेस किया जाता है महाप्रजापति गौतमी। और यही जो महाप्रजापति गौतमी है ये बाद में जाके जो पहली विमेन जो है वो बनेगी जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। मदर लिखो महामाया, साथ में लिख लेना डाइड अर्ली, देन ही वाज रेज्ड बाय प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, MAHA महा, PRAJA प्रजा, PATI पति, गौतमी GAUTAMI। नेक्स्ट लिखो मैरिज, ही वॉज मैरिड टू यशोधरा, YASO यशोधरा, DHARA, और इनके बेटे का नाम था राहुल, साथ में लिख लो सन राहुल। तो कल मैंने थोड़ा सा बताया था बुद्धिज्म के बारे में कि जब बुद्धा का जन्म होता है तो जो वहाँ पे पंडित वगैरह होते हैं वो आते हैं, तो वो इनका जो भविष्य जो है वो पढ़ते हैं, कुंडली वगैरह बनाते हैं, इनकी भविष्य पढ़ते हैं। तो बता दिया जाता है इनके फादर को, शुद्धोदन को बता दिया जाता है कि आपका जो बेटा है ये जो है ये दुनिया से ये अलग हो जाएगा, और ये जो है मतलब बहुत महान इंसान जो है ये बनेगा, लेकिन ये दुनिया से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो राजा जो है उस बात से डर जाता है कि मेरा जो राजपाट है उसको संभालने वाला मेरा वारिस एक ही, और जो मेरा वारिस ही अगर जो है ये बन गया, क्या कहते हैं आपका साधु वगैरह बन गया, तो मेरा जो शासन है वो कौन संभालेगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि इनको कभी भी जो राजमहल जो है उससे बाहर जाने नहीं दिया गया। इनके जितने भी इनके आसपास के जो लोग थे उनको इस तरीके से ट्रेन किया गया या इस तरीके से उनको रखा गया कि उनके सामने कभी भी ऐसा कोई दृश्य आया ही नहीं। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में तकलीफ नहीं देखी। तकलीफ नहीं देखी का मतलब ये था
कि कोई ऐसा सर्वेंट भी उनके सामने नहीं आता था, अभी तक नहीं आया था जो कभी अपनी जिंदगी में बीमार भी हो, ठीक है। अगर वो बीमार होता था तो उस सर्वेंट को छुट्टी पे भेज देते थे, जो दूसरा सर्वेंट होता था उनको वहां पे लगा दिया जाता था, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो इनकी जिंदगी थी वो इस तरीके की थी। उसके अलावा अब राजा को डर था कि मेरा जो बेटा है वो कहीं यहाँ पे सन्यासी वगैरह ना हो जाए, तो उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती है, छोटी उम्र में इनकी शादी करवा दी जाती है और उनका बेटा भी हो जाता है, ठीक है। शादी होती है यशोधरा से और बेटे का नाम होता है राहुल, ठीक है। फिर बाई चांस एक दिन क्या होता है कि ये जो है सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ होता है इनका पहला नाम, सिद्धार्थ जो है ये बाहर घूमने निकलते हैं, ठीक है। तो जब बाहर घूमने निकलते हैं तो इनको रास्ते में 4 लोग मिलते हैं। कल मैं बता रहा था ना 3 या 4 लोग मिलते हैं और चौथा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चौथा था बूढ़ा, ठीक है। तो इनको 4 लोग मिलते हैं, उसमें से एक बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है। तो जब ये देखते हैं तो इनके साथ इनका जो है एक साथी होता है और वो बताता है कि ये जो है ये बूढ़ा हो गया है ये आदमी। तो वो कहते हैं कि मतलब हर कोई बूढ़ा हो जाएगा, तो मतलब सिद्धार्थ जो है क्वेश्चन पूछता है कि हर कोई बूढ़ा हो जाएगा, तो वो कहता है हाँ ये मतलब नियम है सृष्टि का कि जो आया है उसने जाना ही है, ठीक है। मतलब जो आया वो एज होगा, ठीक है। फिर धीरे और आगे जाते हैं तो वो जो है वो देखते हैं, एक मरा हुआ आदमी देखते हैं, तो लोग उसको लेके जा रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं अपने साथी से, पूछते हैं कि इसको क्या हो गया। तो उसने वो साथी जो है वो बताता है कि इस इंसान की जितनी जिंदगी थी इसने अपनी जिंदगी जो है वो जी ली, अब इसकी डेथ हो चुकी है। तो सिद्धार्थ फिर पूछते हैं कि डेथ क्या होती है। तो फिर वो बताते हैं कि जब जो इंसान जो होता है अब जब अपनी जिंदगी जो जी लेता है तो उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो फिर ऐसे ही वो एक डिजीज आदमी देखते हैं जो बीमार होता है, आदमी बहुत ज्यादा बीमार होता है, कहाँ पड़ा होता है। तो उससे पूछा जाता है, साथी से पूछा जाता है कि ये जो बीमार आदमी है मतलब ये ऐसे क्यों पड़ा है या ऐसे काम क्यों रहा है। तो फिर वो बताते हैं कि हाँ ये बीमार है। वो गरीबी देखते हैं पहली बार अपनी जिंदगी में कि ऐसी होती है। फिर वो एक देखते हैं कि एक साधु जो है वो तपस्या में बैठा होता है, तो उसको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती, वो चुप करके अपनी आंखें मीच के और जो है अपनी जो क्या कहते समाधि वाली अवस्था में वो बैठा होता है, ठीक है। तो उसको देख के पूछते हैं कि हाँ मतलब इसका क्या सीन है। तो फिर वो बताते हैं कि हाँ इसको दुनिया की कोई टेंशन नहीं है, शादी वगैरह इसने नहीं करवाई है, तो ये सारे सीन जो है उनको समझाते हैं। तो फिर उनका जो है क्या कहते हैं जो उनका जो मन होता है वो परिवर्तित हो जाता है और वो फिर वो क्या करते हैं उसके कुछ दिन बाद ही वो अपना जो राजमहल जो होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 29 वो जो अपना जो राजपाट होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर जो होते हैं वो काफी साल तक वो भटकते रहते हैं। आई थिंक वो 12 साल भटके थे, 12-13 साल वो भटकते रहते हैं और जो है फाइनली उनको जो है निर्वाणा जो है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लिखो अब 4 साइट्स, 4 साइट्स SIGHTS 4 साइट्स कौन कौन सी थी वो? ओल्ड मैन, डेड मैन, डिजीज्ड मैन और एस्थेटिक, ascetic ASCETIC ascetic। नेक्स्ट लिखो at the age of 29 he renounced his home ब्रैकेट में लिख लो महाभिष्कर्मा सॉरी कर्मा नहीं कर्मणा, महाभिष्कर्मणा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से, सिंबल में लिख लो हॉर्स, महाभिष्कर्मणा, ठीक है। तो 29 साल की एज में ये अपना जो घर जो है वो छोड़ देते हैं और जो है इनकी लाइफ का जो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसको इस इवेंट को जिस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा उस इवेंट को कहा जाता है महाभिष्कर्मणा। तो जो इनका फर्स्ट टीचर जो होता है उसका नाम लिखो अलारा कलमा, ALARA, अलारा कलमा। तो ये स्टोरी मैंने आपको कल भी बताई थी कि वो एक टीचर बनाते हैं, ठीक है। उनसे उनको लगता है कि हाँ मुझे इससे जो है प्रॉपर नॉलेज जो है वो नहीं मिल पा रही, फिर वो दूसरा टीचर बनाते हैं, उससे भी लगता है हाँ अब मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रही, फिर फाइनली उनको जो है नॉलेज जो है वो मिल जाती है, मतलब फाइनली उनको जो है मोक्ष जो है सॉरी इनलाइटन जो है वो हो जाते हैं या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं ये जो शिष्य होते हैं अपने कुछ शिष्य रख लेते हैं और फिर उन्हीं शिष्यों को अपना गुरु बना लेते हैं, ठीक है। वो कल मैंने आपको सारी स्टोरी बताई थी जब मैंने 4 चीजें आपको करवाई थी, परसेप्शन, एंट्रेंस, ठीक है, वो सारी 4 चीजें, डिलीवरेंस, ठीक है।
हाँ लिखो नेक्स्ट गुरु उद्राका रामपुत्रा। उद्राका रामपुत्रा। ये जो चीजें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये काफी फैक्चुअल है और ये एज इट इज ही पूछी जाती हैं, ठीक है, कि उनके फर्स्ट गुरु का नाम क्या था, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। देन जो है महाविष्क्रमण जो है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है, तो वो रिलेट करता है जब ये अपना घर छोड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा 4 चीजें हैं कि लाइफ के 4 मेन इवेंट्स जो है वो होंगे। सबसे पहला इनका जन्म है, ठीक है, जन्म रिप्रेजेंट करेगा लोटस से। देन महाविष्क्रमण आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा हॉर्स से। फिर देन जब इनको निर्वाणा प्राप्त होगा, देन जब इनकी डेथ होगी, ठीक है। तो ये भी करवाऊंगा, ये अलग से करवाऊंगा आपको। लिखो नेक्स्ट एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री बोध गया। कहां पे? बोध गया में। नियर रिवर निरंजना ब्रैकेट में लिखो फाल्गु। ही अटेन निर्वाणा। तो जो निर्वाणा इनको मिलता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बोधि ट्री से। बोधि ट्री या फिर पीपल ट्री। ये जो है ये चार्ट अलग से भी बनवा दूंगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट सर्मन। जब पहली बार जब बुद्धा को जब निर्वाणा मिलता है तो ये अपना पहला जो है प्रवचन देते हैं। तो जो पहला प्रवचन देते हैं वो भी इनकी लाइफ का मेन इवेंट है, उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। लिखो फर्स्ट सर्मन, जो लिखना है वो लिखो। फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ रिप्रेजेंटेड बाय नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट में लिख लो व्हील, WHEEL। सारनाथ में पहला सरमन देते हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन उसको कहा जाता है, उस इवेंट को। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको? व्हील से। नेक्स्ट लिखो डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर यूपी में। और इसको रिप्रेजेंट किया और इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है इसका स्तूपा। नेक्स्ट आउट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इसमें लिखो बुद्धा रिजेक्टेड द वेदास एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बुद्धा रिजेक्टेड द वेदास एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो ही बिलीव्ड इन मॉर्टल सोल। नेक्स्ट लिखो he believed in transmigration of soul till someone achieved moksha. Next लिखो a man can attain moksha when he ends all desires and he can attain it via या by living in the world। बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक डिफरेंस ये रहेगा कि जो आपका जो बुद्धिज्म है वो कहेगा कि हम जो है मोक्ष जो है वो जिंदा रहते भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैनिज्म जो है उसका कहना है कि हम जो मोक्ष जो है वो मरने के बाद ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, जैनिज्म उतना नहीं फैल पाएगा जितना बुद्धिज्म फैल जाएगा। उसका रीजन ये होगा कि जो आपका जो ये है बुद्धिज्म जो है उसमें जो है एक तो लेडीज जो है उनको इंक्लूड किया जाता था। उसके अलावा जो जैनिज्म जो है उसके जो वो थे क्या कहते हैं
जो प्रैक्टिसेस थी वो काफी हार्श थी, ठीक है। प्रैक्टिसेस हार्श इस तरीके से थी कि ये लोग जो है ये बाद में तो ये जो जैनिज्म जो है अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे आपके श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएंगे। दिगंबर वो लोग होंगे जो किसी भी तरीके के कपड़े जो है वो नहीं पहनते थे, और जो श्वेतांबर जो होंगे वो लोग होंगे जो कपड़े पहनते होंगे। उसके अलावा जो श्वेतांबर जो होते हैं ना वो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, ठीक है। श्वेतांबर में भी आगे टाइप्स होती हैं, वो भी करवाऊंगा आपको। तो श्वेतांबर जो होते हैं वो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, और वो भी खाना इस तरीके से नहीं खाते कि मतलब पेट भर के खाना खा लेंगे। वो क्या करेंगे, जो दिगंबर को जो कहा गया है कि ये दिगंबर जो है दिन में एक ही बार खाना खाएंगे, और जो वो लोग जो है किसी एक घर के सामने चले जाएंगे और खाना वो है किसी भी बर्तन में नहीं खाएंगे, वो उस घर के सामने ऐसे हाथ फैलाएंगे और उस घर में से जितना भी खाना उनको दे दिया गया है, ठीक है, चाहे इतना सा खाना दिया गया हो चाहे ज्यादा खाना दे दिया गया हो, तो जितना एक बार में उनके हाथ में आ जाएगा उनको उतना ही खाना खाना है पूरे दिन में, ठीक है। उसके अलावा कपड़े नहीं पहनेंगे। अब जो उस टाइम पे विमेन की जो कंडीशन होगी या विमेन उस टाइम की होंगी, वो उस सोसाइटी में रह रही थी जहां पे वो जो है बिना क्लोथ्स के वो नहीं रह पाएंगी या सरवाइव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो उस वजह से जैनिज्म जो है उसमें विमेन जो है वो नहीं आएगी, लेकिन जो आपके श्वेतांबर जो होंगे उनमें जो विमेन जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो जैनिज्म जो है बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा इस वजह से भी फैला। उसके अलावा जो जैनिज्म जो होंगे वो कहेंगे कि आपको अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करना है या क्या कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसका लिए एक ही एक मार्ग है, वो है निर्वाणा। और उस मार्ग को अटेन करने के लिए निर्वाणा आपको तभी अटेन होगा जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। उस नॉलेज के बाद जब आपकी डेथ हो जाएगी ना, उसके बाद आपको निर्वाणा प्राप्त होगा, ठीक है। जबकि जो बुद्धिज्म है वो ये कहता है कि हाँ, अगर आपने मतलब जो एक पर्टिकुलर लेवल तक आपने जो है एनलाइटनमेंट पा ली है। एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के पास हर सवाल का जवाब हो, ठीक है, उसके पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उसको किसी भी तरीके की डिजायर ना हो, तो जो इंसान इस चीज को अटेन कर लेता है वो एनलाइटेड हो जाता है, और जब वो एनलाइटेड हो जाता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब उसके लिए मरना जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके साथ जो आपका जबकि जो जैनिज्म है वो कहता है कि आप इस दुनिया में रहते हुए मोक्ष जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस दुनिया से खत्म हो जाओगे, जैसे आपकी डेथ हो जाएगी, अगर आपके पास उतनी नॉलेज थी और उसके बाद आपकी डेथ होती है तो उसके बाद जो है आपको निर्वाणा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो जैनिज्म जो है वो ये कहेगा कि आपको डेथ के बाद निर्वाणा प्राप्त होगा, जबकि जो बुद्धिज्म है वो कहेगा आपको कि अगर नॉलेज गेन कर लिया तो आपको निर्वाणा प्राप्त हो गया है, ठीक है, एनलाइटेड आप हो चुके हो, ठीक है। तो he believed in transmigration of soul till someone achieved moksha. A man can attain moksha when all the desire he can when he and all the desires he can attain it via living in the world. Next लिखो, there are four noble truths. There are four noble truths. कौन कौन से हैं? पहला ट्रुथ लिखो, फोर नोबल ट्रुथ्स के अंदर अंडरलाइन लगाओ। नेक्स्ट लिखो, पहला ट्रुथ, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, कि दुनिया में जो है दुख बहुत है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो दुखा, DUKHA दुखा, या स्लैश डाल के लिखो सबम दुखम, सबम दुखम। ये जो संस्कृत वर्ड्स जो है जो आपको लिखवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एज इट इज यूपीएससी पूछती है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो है द फॉलोइंग वर्ड, द गिवन वर्ड सबम दुखम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो साथ में पूछ लिया जाएगा आपके फोर नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म, या फिर रिलेटेड टू जैनिज्म, या फिर 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर चारों चीजें रिलेटेड टू बुद्धिज्म पूछ ली जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि सबम दुखम क्या है, ठीक है, और चारों चीजें रिलेटेड टू बुद्धिज्म हो, ठीक है, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी आपको। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रिलेटेड टू सबम दुखम, ठीक है, फिर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए इट इज रिलेटेड टू महाराजा रणजीत सिंह, इट इज रिलेटेड टू हिटलर, इट इज रिलेटेड टू अलेक्जेंडर, चौथा ऑप्शन दे दिया जाए इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। तो अब आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि दो ऑप्शंस जो है वो डायरेक्टली आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि दो बंदे जो है दोनों बाहर के हैं, ठीक है। तो वो जो है शुभम दुखम की बात वो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होंगे, एक बुद्धिज्म और दूसरा महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह का ऐसा जितना कोई भी अब थोड़ा सा ना तुक्का भी लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो सबम दुखम किसका वर्ड है? संस्कृत का, ठीक है। तो ये जो है आपका जो बुद्धिज्म है, आपको इतना पता चल गया कि धीरे धीरे उसमें संस्कृत जो है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह जो है इनका दूर दूर तक संस्कृत के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है आपका आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, ठीक है।
नेक्स्ट आओ सेकंड नोबल ट्रुथ, वो है सेकंड है डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, कि जो आपकी डिजायर है वही आपके दुखों का कारण है। ठीक है, सबसे पहला ट्रुथ क्या है कि दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख है, एग्जिस्ट करता है, दुनिया इज फुल ऑफ सॉरो। दूसरा क्या है कि वो जो दुख है ना वो किस वजह से, वो आपकी डिजायर की वजह से। जैसे कि आपकी डिजायर है कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, ठीक है, अगर आप उतनी मेहनत नहीं करते तो आप नहीं बन पाते, ठीक है, तो आपको क्या होगा, दुख होगा, आप सॉरो में रहोगे। ठीक है, डिजायर, अब वो डिजायर क्यों थी, अब सॉरो का रीजन क्या है, क्योंकि आपकी डिजायर थी आईएएस बनना, ठीक है, और आपने मेहनत नहीं की और नहीं बन पाए तो वो आपकी सॉरो का रीजन बन जाएगी। डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। ब्रैकेट में लिखो संस्कृत में दुख समुदाय, दुख समुदाय, DUKHA, दुख समुदाय, SAMUDYA, समुदाय, स्लैश करके एक और वर्ड है इसके लिए, द्वदेश निदान, द्वदेश निदान, DWADESS, द्वदेश NIDAN, निदान। नेक्स्ट लिखो इसी में स्लैश डाल के परितत्य समुत्पदा, परितत्य समुत्पदा, प्रातित्य, TITYA, प्रातित्य, स्पेस डाल के समूत पदा, समूत पदा। ठीक है, ये इसी में आएंगे सॉरो वाले में। ठीक है, थर्ड नोबल ट्रुथ लिखो, इफ डिजायर इज कंट्रोल्ड ऑल सॉरो इज वन ओवर। अगर डिजायर को कंट्रोल कर लोगे तो जो आपके जितने भी दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे। डिजायर इज कंट्रोल्ड ऑल सॉरो इज वन ओवर। तो इसमें लिखो संस्कृत इसमें दुख निरोधा, दुख निरोधा, DUKHA, दुख निरोधा, NIRODHA, दुख निरोधा, स्लैश डाल के लिखो निर्वाणा, निर्वाणा, NIRVANA, निर्वाणा। मतलब अगर जो है अपनी डिजायर पे कंट्रोल पालोगे तो निर्वाणा आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग 8 पाथ्स। जो आपकी डिजायर है उसको कंट्रोल किया जाता है 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करके। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका भी कहा जाता है, अष्टांगिका भी कहा जाता है। ठीक है, ASHTING, अष्टांग, GIKA, अष्टांगिका, और ASHTINGIRKA, अष्टांगिका और अष्टांगिका, दोनों ही कह दिया जाता है। डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगिका मार्ग भी कहा जाता है, अष्टांगिका मार्ग, MARG, मार्ग। ठीक है, तो ये जो थे ये आपके 4 नोबल ट्रुथ जो है ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो 8 फोल्ड पाथ। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ 8 फोल्ड पाथ। यहां ब्रैकेट में लिख लो अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग। तो इसको जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना। ठीक है, सबसे पहले लिखो राइट डिटर्मिनेशन, राइट डिटर्मिनेशन, संस्कृत वर्ड है इसका साम्यक, SAMYA के साम्यक। डिटर्मिनेशन की हिंदी क्या होती है, संकल्प, SANKALP, साम्यक संकल्प, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट लिखो राइट ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, इसमें लिखो साम्यक दृष्ट, DRIST, साम्यक दृष्ट। नेक्स्ट लिखो राइट स्पीच, राइट स्पीच, साम्यक वाणी, साम्यक वाणी। नेक्स्ट लिखो राइट एक्शन, राइट एक्शन, साम्यक कर्म, साम्यक कर्म। नेक्स्ट लिखो राइट मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन, इसमें लिखो साम्यक समाधि, साम्यक समाधि।
नेक्स्ट लिखो राइट एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स, इसमें लिखो सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, VIAM, सॉरी VIAYAM, व्यायाम। नेक्स्ट लिखो एफर्ट्स के बाद राइट लिविंग, राइट लिविंग, इसमें लिखो सम्यक जीव, सम्यक जीव। नेक्स्ट लिखो राइट थॉट, राइट थॉट, इसमें लिखो सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। ठीक है, अब 8 फोल्ड पाथ है, उनको याद रखने का तरीका क्या है? DOSA डोसा, मेल्ट MELT। ठीक है, तो उसी तरीके से लिखवाया मैंने, डिटर्मिनेशन, ऑब्जर्वेशन, स्पीच, और ये से क्या था? एक्शंस। ठीक है, देन M से मेडिटेशन, E से एफर्ट, L से लिविंग और T से थॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टार मार्क करके एक चीज लिख लो, इट यूज द लैंग्वेज पाली, बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूज द लैंग्वेज पाली। मत लिखो, चल लिख लिया कोई बात नहीं, नहीं लिखा मत लिखना। ठीक है, आगे लिखवा देना मैंने। हाँ, एक चीज याद रखना, बुद्धा जो है वो 6 साल भटकते रहे थे, और जो आपके जो महावीर जैन हो गए वो 12 साल भटकते रहे हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट लिखो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म। और उसके अलावा मैंने आपको कुछ मैप्स जो है वो सेंड किए हैं। हम आज की क्लास में मैं मैप्स आपको नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैंने जो मैप्स आपको सेंड किए हैं ना, अपने मैप में जहां जहां पे भी बुद्धा जो गए हैं, 2 मैप्स बनाना आज की क्लास में, एक तो जैनिज्म से रिलेटेड, एक बुद्धिज्म से रिलेटेड। बुद्धिज्म की जितनी भी साइट्स जो है उनको फाइंड आउट करके वहां पे मेंशन कर देना, अदरवाइज मैंने जो आपको मैप भेजा उसमें ऑलरेडी वो मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी साइट जो है वो मेंशन नहीं होगी तो गूगल करके वो जहाँ पे उसकी जो वो साइट बनती है वहां पे जाके उसको मेंशन कर देना। ठीक है, और जब भी बुद्धिज्म करो उस मैप की तरफ देखना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे बुद्धा गए हैं, जैसे मैंने उसकी मार्किंग की है ना कि यहाँ पे पहली जो काउंसिल है बुद्धा की वो हुई है, यहाँ पे ये सब बातें हुई हैं। ठीक है, वो सारा वहां पे मेंशन करना मैप में। नेक्स्ट लिखो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म। तो जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है क्या होता है कि जो ये होता है आपका बुद्धिज्म जो होगा वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका हीनयान आएगा, देन आपका ये आएगा हीनयान, महायान, देन वज्रयान। ठीक है, हीनयान में जो होगा जो बुद्धा की जो टीचिंग, जैसे बुद्धा ने बताया था टीचिंग करनी है, या जैसे जो सरमन जो है बुद्धा ने दिए थे, जो जिन बातों को बुद्धा कहा करते थे कि आइडल वर्शिप जो है वो नहीं करनी है, वो एज इट इज ही जो उनकी जो पुरानी विचारधारा होगी उसको एज इट इज ही माना जाएगा। जबकि ये आएगा जो आपका महायान आएगा उसमें जो है चीजें जो है धीरे धीरे बदलती जाएंगी, और देन जो फाइनली जो वज्रयान आएगा उसमें जो है ब्लैक मैजिक जो है उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आपका जो ये है ना दलाई लामा जो है, ठीक है, ये बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। बुद्धिज्म का कौन सा वाला सेक्ट? वज्रयान वाला सेक्ट। ठीक है, और स्पेशली आप जब यहाँ पे डलहौजी वगैरह जाते होगे तो इनके जो मठ वगैरह होते हैं, जो इनकी मोनेस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे आप देखते होगे कि वहां पे मंत्रों का उच्चारण ऊंची ऊंची हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है मंत्रों का उच्चारण जो आपका ये होगा हीनयाना होगा या आपका ये होगा महायाना होगा, वहां पे इसका मंत्रों का उच्चारण के ऊपर कोई किसी भी तरीके का फोकस जो है वो नहीं किया जाएगा। जबकि जब वज्रयान में जाते हो आप या बुद्धिज्म वो आपकी ये जो है आपके दलाई लामा जो है इनकी मोनेस्ट्रीज में जाते हो तो यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, और मंत्रों के खिलाफ थे बुद्धा। क्यों मंत्रों के खिलाफ थे? क्योंकि वो वेदास के खिलाफ थे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आपका बुद्धिज्म दोबारा से उन्हीं चीजों में आता जाएगा। ठीक है, और यही इसका रीजन बनेंगे डिक्लाइन के। ठीक है, लिखो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले लिखो हीनयान, हीनयान HINAYANA, हीनयाना या हीनयान। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, लिखो थेरावड़ा, THERAVADA, थेरावड़ा।
एक और नाम से जाना जाता है इसको, स्थावीरावड़ा, STHAVIRAVADA, स्थावीरावड़ा। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, हीनयान के। इसमें सिर्फ टीचिंग्स ऑफ जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसकी बात की जाती है। बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके आएगा, वो मैं बताऊंगा बोधिसत्व क्या होता है। ठीक है, देखो इसके बारे में, इट कंसिस्ट ओनली द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इसमें लिखो, इट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव ब्रांच, इट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव ब्रांच। नेक्स्ट लिखो, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। उसके अलावा जो हमारी जो ये क्या कहते हैं आज की जो क्लास है, ठीक है, इसमें जो है एक ना बुक खरीद के रख लो आप, या तो अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, जनरल नॉलेज की, वो खरीद के रख लो, या फिर लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, वो खरीद के रख लो। ठीक है, उसमें से आपको ये बुद्धा और जैनिज्म वाला जो टॉपिक है ये उसमें से आपको करना है। और भी बहुत सी चीजें जो है वैसे तो मुझे लगता नहीं है मिलेंगी, क्योंकि उसके जो नोट्स हैं ये पीछे जब मैं पेज पलटता हूँ ना तो ये वो वाले नोट्स हैं वो मैंने अलग से नोट डाउन किए हुए हैं। तो अगर कुछ मिस होता है तो वो मैं आपको करवा देता होता हूँ इधर जाके। ठीक है, तो अगर कुछ फिर भी मिस हुआ तो एक बार लूसेंट की बुक खरीद के रख लो, वो अदरवाइज भी आपके काफी काम आएगी, लूसेंट की या फिर इसकी अरिहंत वाली बुक जो है वो खरीद के रख लो। और इसका जो है जो वो है लिंक है वो मैं आपको इसी की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अगर उस लिंक से लोगे तो आपको हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आप देख लेना ये वाली अरिहंत वाली जो बुक मैं आपको कह रहा हूँ, अरिहंत की जीके या फिर लूसेंट की जीके। ठीक है, तो दोनों का लिंक मैं आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट लिखो, कहाँ थे हम, हाँ, it is the most conservative branch of Buddhism. Next लिखो, they did not believe in idol worship, they did not believe in idol worship. Next लिखो, the main aim of this section was, the main aim of this section was to become arhat, ARHAT, इसको अंडरलाइन लगा लेना, अरहत। ब्रैकेट में लिखो, सेज और फुली अवेकंड, सेज और फुली अवेकंड। फुली अवेकंड कौन होता है? जिसके पास कोई डिजायर नहीं होती, ठीक है, और जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू मेडिटेशन एंड फॉलोइंग eightfold path of Buddha. Next लिखो, this section used Pali as main language. This section used Pali as main language. Next लिखो, this school was patronized by Ashoka. This school was patronized by Ashoka. ठीक है, जब अशोका करेंगे फिर भी बताऊंगा किस तरीके से उसने पैटर्नाइज किया, स्तूपास वगैरह वो बनवाएगा। ठीक है, तो वो जो स्तूपास जो है वो वहाँ पे अभी भी मिलते हैं, और उसके अलावा उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो है वो भी मिलती हैं। वो इंस्क्रिप्शंस जो है वो डिसाइफर हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन एक जो इंस्क्रिप्शन कौन सी डिसाइफर नहीं हुई है, आपकी हड़प्पा लैंग्वेज वाली। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाली, बॉस्टोफिडॉन लैंग्वेज में जो लिखी गई है। नेक्स्ट लिखो, प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन कि अभी जो है करंटली ये कहां पे अभी भी पाया जाता है। तो लिखो, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया एटसेट्रा। श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया एटसेट्रा। ये यहाँ पे क्यों चला गया? क्योंकि अशोका ने अपने बेटा और बेटी को यहाँ पे भेजा था। ठीक है, और क्या कहते हैं, जिस ट्री के नीचे उन्होंने जो है अपनी जो है निर्वाणा, जिस ट्री के नीचे मैंने अभी बताया ना आपको कि पीपल ट्री के नीचे उन्होंने जो है निर्वाणा को प्राप्त किया था, तो जिस ट्री के नीचे उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया था उस ट्री की जो ब्रांच थी ना एक, वो उनका जो बेटा था वो श्रीलंका में लेके गया था और वहां पे उस ब्रांच को लगाएगा। वो जो ब्रांच जो है वो अभी भी, वो जो ट्री है वो अभी भी वहां पे है, लेकिन जो इंडिया में वो ट्री था ना उस ट्री को गिरा दिया गया था। एक आपका ये था शशांका,
शशांका करके एक रूलर हुआ है, इसने जो है जो बोधि ट्री है उसको गिरा दिया था। ठीक है, तो इंडिया में इस वजह से बुद्धिज्म, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया का नाम यहाँ पे नहीं है, तो अभी जो है हीनयाना जो सेक्ट जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट लिखो महायाना। महायाना पिछली वाले में लिख लो दे डू नॉट बिलीव इन बोधिसत्वा। इसी में हीनयाना में लिख लो दे डू नॉट बिलीव इन बोधिसत्वा। अभी बताता हूं बोधिसत्वा क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ महायाना। महायाना में बताता हूं, देखो महायाना दे बिलीव्ड इन बोथ बुद्धा एंड बोधिसत्वा। बुद्धा एंड बोधिसत्वा। देखो बुद्धा वो होता है जिसने निर्वाणा प्राप्त कर लिया, जिसको सारी नॉलेज जो है वो आ चुकी है। बोधिसत्वा वो होता है जो निर्वाणा प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन उसने खुद से अपनी मर्जी से उसने जो निर्वाणा जो है वो उसको होल्ड में रखा होता है, या निर्वाणा उसने खुद से अचीव नहीं किया होता। ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड के पास होता है लेकिन उस थ्रेशोल्ड को उसने क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा बोधिसत्वा। लिखो इसमें दिस स्कूल बिलीव्ड इन बोथ बुद्धा एंड बोधिसत्वा। बोधिसत्वा की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो, अदरवाइज महायाना में कभी भी बोधिसत्वा के बारे में मत लिखना, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना कि हाँ दे बोथ बिलीव्ड इन बुद्धा एंड बोधिसत्वा। ठीक है, ये बार बार जो है ये हर चीज को एक्सप्लेन करना जो है वो भी आपके मार्क्स जो है वो कटवा देता है। ठीक है, उसके अलावा जब आंसर्स लिखने शुरू करोगे ना तब इन बातों को, ये छोटी छोटी जो बातें ये उन तब आपको समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है और कई बार बहुत सी चीजें लिखनी होती हैं, तब उनको शॉर्ट में लिखना होता है। तब आप हर बार ये थोड़ी करोगे कि बोधिसत्वा की जो है डेफिनेशन जो है वो वहां पे लिखोगे। ठीक है, तब उसको जितना इग्नोर कर सकते हो उतना इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, लिखो बोधिसत्वा हु इज नियर टू अचीव निर्वाणा। पहले बुद्धा का लिख लो, बुद्धा हु हैज अचीव्ड निर्वाणा। बुद्धा who has achieved nirvana, bodhisattva who is near to achieve nirvana, who is near to achieve nirvana, but he is intentionally, but he has intentionally delayed his enlightenment, delayed his enlightenment. नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, दिस स्कूल बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। ठीक है, पिछली में आइडल वर्शिप की बात नहीं हो रही, इसमें आइडल वर्शिप की बात होगी। ठीक है, पिछली में हमने देखा ना दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये जो है आइडल वर्शिप की बात करेंगे। दिस स्कूल बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप एंड यूज संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, अब ये संस्कृत लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। संस्कृत लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई मतलब अब लोगों को फिर से समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और लोग जो है फिर से इससे पीछे हटना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट लिखो, दिस स्कूल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय, दिस स्कूल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय। पिछला वाला स्कूल को कौन पैट्रोनाइज कर रहा है? अशोका। कौन सी लैंग्वेज में? पाली में। ये स्कूल कौन पैट्रोनाइज करेंगे? अशोका का जब ये राज्य जो है खत्म हो जाएगा, पुष्यमित्रा शुंगा आएगा, दूसरे लोग आएंगे वो हिंदुइज्म को प्रमोट करेंगे, फिर दोबारा से फॉरेन रूलर्स आएंगे, जैसे आपका कनिष्का आएगा, देन ये हर्षवर्धन आएंगे, ये दोबारा से बुद्धिज्म को रिवाइव करेंगे। ठीक है, तो वो जो दूसरे रूलर्स आए थे उन्हीं ने जो है ये आपका ये जो था वो शशांका जो था वो दूसरा रूलर था, तो उसी ने ये जो बोधि ट्री गिराया था। और उसके अलावा एक रूलर और था जिसने बहुत से बुद्धिस्ट को मार डाला था। ठीक है, तो वो उस रूलर का नाम क्या था? हुना किंग था एक, महीर कुला। हुना किंग था एक महीर कुला। ठीक है, इसने थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट जो थे उनको मार गिराया था। ठीक है, लिखो इसी में लिखो, महायाना में लिखो, दिस स्कूल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्का एंड हर्षवर्धना। दिस स्कूल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्का एंड हर्षवर्धना। नेक्स्ट लिखो, देयर आर टू बुद्धिस्ट फिलॉसफीज, देयर आर टू बुद्धिस्ट फिलॉसफीज which based on this section, कौन कौन सी है? मध्यमिका एंड योगाचार्य। मध्यमिका MADH, मध्यमिका MIKAYA, मध्यमिका। और दूसरी कौन सी है? योगाचार्य, YOGACHARYA, योगाचार्य। एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आप जो संस्कृत के वर्ड्स जो हैं उनको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे नोट्स में जो मध्यमिका के जो स्पेलिंग है वो कैसे लिखे हुए हैं? MADH DHAYA, मध्यमिका MIKA, मध्यमिका। मध्यमिका, ये YA नहीं है यहाँ पे, मध्यमिका ये है। ठीक है,
मध्यामिका, ठीक है। तो आप मध्यामिका को ऐसे भी लिख सकते हो और मध्यामिका को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। योगाचार्य को ऐसे भी लिख सकते हो, योगाचार्य को YOGA योगा आचार्य ACHIRYA आचार्य RIA योगाचार्य, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने अलग अलग बुक से पढ़ा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो होते हैं स्पेलिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एशियन हिस्ट्री में आप सिर्फ ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं नहीं करता। हाँ, मध्यामिका और योगाचार्य, तो लिखो मध्यामिका के बारे में। मध्यामिका बात करते हैं कि यहाँ पे ना दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटीज जो है दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और जो आपका योगाचार्य है वो बात करते हैं कि सिर्फ इंटरनल रियलिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो लिख लो दोनों के बारे में, फिर बता देता हूँ। मध्यामिका, इस पे लिखो देयर आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रियलिटीज, देयर आर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रियलिटीज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो योगाचार्य, योगाचार्य, इसमें लिखो देयर इज ओनली इंटरनल रियलिटी, इंटरनल रियलिटी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखो वज्रयान, ठीक है। तो अब इंडिया में देखते हो ना, जब आप ये जो अपनी ये क्या कहते हैं इसको, मोनेस्ट्रीज वगैरह देखते हो, तो वहां पे आप देखते हो कि बुद्धा की मूर्तियां जो है वो लगी हुई हैं, ठीक है। तो जहां पे भी मूर्ति आ गई उसका मतलब क्या है, वो महायाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई मोनेस्ट्री जो है इंडिया में वो आप नहीं देखते हो कि जहाँ पे ये जो बुद्धा की मूर्ति जो है वो नहीं है, ठीक है, या फिर जहाँ पे आइडल वर्शिप जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो अगर वो होती तब वो किस में आता, आपका हिनयाना में आता। तो इंडिया में ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, महायाना एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट लिखो वज्रयान, वज्रयान। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल mantras are easy path to achieve moksha, full stop। next लिखो it include teachings of both Hinayan and Mahayan, लिखो इसमें मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड तिब्बत रीजन, ठीक है। और चाइना वालों ने फिर इनको वहां से मतलब निकाल दिया गया था, और फिर उस वजह से वो जो है आपके दलाई लामा जो है वो इंडिया आ गए, ठीक है। तो वो जो है वज्रयान को प्रैक्टिस करते हैं, वज्रयान टाइप ऑफ बुद्धिज्म को। इंपॉर्टेंट प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इंपॉर्टेंट प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा। जैनिज्म कल करेंगे, मैं आज ही की क्लास में रिकॉर्ड कर दूंगा, क्लास आपके पास कल आएगी, ठीक है। लिखो इंपॉर्टेंट प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा, इसमें लिखो सारनाथ ब्रैकेट में लिख लो काशी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट लिखो कपिल वस्तु, इसमें लिखो नेपाल। देन लिखो वैशाली में लिखो बिहार। नेक्स्ट लिखो गया में लिखो बिहार। नेक्स्ट लिखो राजगृह में लिखो बिहार। गया के स्पेलिंग आते हैं GAYA गया। कपिल वस्तु KAPILA कपिल, VASTU वस्तु। सारनाथ SARNATH। वैशाली VAISHALI। राजगृह RAJ राज, GRIH गृह, राजगृह बिहार। नेक्स्ट लिखो नालंदा में लिखो बिहार। देन लिखो मथुरा में लिखो यूपी। देन लिखो साकेत कहाँ पे है, दिल्ली में। नेक्स्ट लिखो 5 कोड्स ऑफ कंडक्ट, 5 कोड्स ऑफ कंडक्ट, मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है हर एक जो बुद्धिस्ट जो है उसको अपनाना होगा, ठीक है। क्या है ये 5 कोड ऑफ कंडक्ट? सबसे पहला, डू नॉट कॉविट प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स
या डू नॉट covet, COVET, covet property of others. नेक्स्ट लिखो डू नॉट कमिट वायलेंस. नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट, डू नॉट कमिट वायलेंस. थर्ड लिखो डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स. डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स. नेक्स्ट लिखो डू नॉट स्पीक अ लाई. डू नॉट स्पीक अ लाई, LIE. मेरे नोट्स में स्पेलिंग गलत है, मैंने लाइक लिखा हुआ है, ठीक है. तो नोट्स मैंने भेजे हो, ध्यान रखना वहां पे. लास्ट लिखो डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस. डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट लिखो हेडिंग बनाओ फ्यूचर बुद्धा. फ्यूचर बुद्धा. इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस. According to Buddhist traditions, TRADITIONS. According to Buddhist traditions, अभी तक जो है 5 बुद्धा हुए हैं, ठीक है. देखो अलग अलग बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो अलग अलग बातें करते हैं, ठीक है. कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि 3 बुद्धा हुए हैं, ठीक है. कुछ कहते हैं 5 हुए हैं, कुछ कहते हैं 4 हुए हैं, ठीक है. तो हम जितने टोटल बनते हैं हम टोटल के अकॉर्डिंग करेंगे, हम 5 करेंगे, ठीक है. तो मैं 5 के नाम लिखवा देता हूं आपको. सबसे जो पहले बुद्धा थे उनका नाम था ककु संधा. फर्स्ट बुद्धा नाम लिखो ककु सुंधा. KAKU काकू संधा. SANDHA. KAKU SANDHA काकू संधा. नेक्स्ट लिखो कोनाग्रामा. कोना GRAMA. कोनाग्रामा. KONA कोना ग्रामाना ग्रामणा, ठीक है. GRAMNA कोना ग्रामणा. थर्ड लिखो कसापा. KASSAPA कसापा. नेक्स्ट लिखो सिद्धार्थ जो मॉडर्न बुद्धा है. SIDHARTH सिद्धार्थ, ठीक है. ब्रैकेट में गौतम बुद्धा लिख लो. गौतम बुद्धा. एक जो आपका टेक्स्ट है ना वो ये बात कहता है कि जो आपके जो बुद्धा जो है, जो नेक्स्ट बुद्धा जो आने थे वो आ जाने चाहिए थे 15-16 सेंचुरी में. उनका जो जन्म जो है वो हो जाना चाहिए था. लेकिन जो ये जो बुद्धा है उन्होंने खुद से अपना जो है, मतलब एक टेक्स्ट ये कहता है कि 15 और 16वीं शताब्दी में जो नेक्स्ट बुद्धा है वो आएंगे, ठीक है. टेक्स्ट पुराना है इसलिए उसने इतना कह के छोड़ दिया, ठीक है. फिर एक टेक्स्ट ये भी कहता है कि जो बुद्धा जो है उन्होंने अपना जो जन्म है उसको डिले कर लिया गया है, ठीक है. तो उन्होंने फिर जो वो दूसरा वाला टेक्स्ट है वो ये कहता है कि फ्यूचर में जो बुद्धा है वो आएंगे, ठीक है. तो वो अभी तक आया नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता. 5वें बुद्धा का नाम लिखो जो फ्यूचर बुद्धा है. उनका नाम है मैत्रेय. MAITRY मैत्रेय या फिर अजित्या. AJITA अजित्या. ब्रैकेट में लिख लो फ्यूचर बुद्धा. फ्यूचर बुद्धा. एक और नाम लिखो, स्टार मार्क करके लिखो, पद्म संभवा. पद्म संभवा. ही इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड बुद्धा. ही इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड बुद्धा. इन्होंने जो है ये जो तांत्रिक बुद्धिज्म जो है इसकी शुरुआत इन्होंने की थी पद्म संभवा ने, तिब्बत में, ठीक है. तो लिखो पद्म संभवा, ऑल्सो नोन एज सेकेंड बुद्धा. ऑल्सो नोन एज सेकेंड बुद्धा. ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म. ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म इन तिब्बत, ठीक है.
अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है, एक बचता है इसका इम्पैक्ट या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडियन कल्चर, एक ये। उसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर करवानी है मैंने, और उसके अलावा बुद्धिज्म के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो रखते हैं कुछ फैक्ट्स वो करवाने हैं आपको, ठीक है। तो ये जो है मैं नेक्स्ट क्लास में ये रिकॉर्ड कर देता हूँ अभी, और साथ ही में नेक्स्ट क्लास में हम जैनिज्म के बारे में वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो आपकी यहीं तक थी, ठीक है। तो इसके नोट्स जो है वो मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूँ, बहुत मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो वैदिक लिटरेचर है, सॉरी आपका ये इंडियन फिलॉसफीज जो है, ठीक है, इसके नोट्स जो है वो आपको एक साथ जो है वो आपके पास चले गए थे। जनरली सैटरडे को हमारी क्लास नहीं आती है क्योंकि आज जो है हम जैनिज्म नहीं कवर कर पाए, तो जो एक क्लास होगी जो अभी मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये सैटरडे को, मतलब इससे नेक्स्ट जो भी आपका डे आएगा वर्किंग डे, वो उस दिन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।